सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम का है ना 10th का बोर्ड, उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप पिछले साल के क्वेश्चंस को अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो एक तरह से ओवरऑल हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, हम सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर पाएंगे। तो इसलिए तो ये क्वेश्चन को देखो, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द ईपी। यहाँ पे आपको दिख रहा है √18, √50, √98। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में ये आएगा कि ये तो ईपी है ही नहीं। हाँ, ये तो एपी है ही नहीं, तो इसको करें कैसे? करने के लिए सबसे पहले हमको ये करना है, √18 को कैसे लिखेंगे? √9 √2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3√2। √50 को मैं क्या लिख सकता हूं? √25 √2। क्या हो गया? 5√2। √98 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 49 √2। क्या हो जाएगा? 49 √2। तो अब सॉरी, ये भैया गड़बड़, 7√2। तो अब आप देखोगे कि इनके बीच में पैटर्न बनना शुरू हो गया है। 3√2, 5√2, 7√2, यानी ये होगा 9√2। पर ये लिखा तो नहीं है 9√2 के फॉर्म में। ठीक है, तो हम उसे उस फॉर्म में लिखते हैं जैसे ये 7√2 है। बेसिकली मैं इसको √98 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 7 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तभी तो ये आ रहा है ना 49 इंटू √98। तो मैं वही करूंगा यहाँ पर, 9 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 162। रूट ऑफ 162 इज आवर आंसर। एनी डाउट? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई नहीं, आसान है बहुत, हलवा है सवाल, ये सब पिछले साल का है। ठीक है, अगर x/3 इज इक्वल्स टू 2 साइन a होता है, y/3 इज इक्वल्स टू 2 cos a होता है, तो बताओ भाई वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? अरे x का वैल्यू क्या होगा? ये 3 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 साइन a होगा। y का वैल्यू क्या हुआ? ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 cos a होगा, यही ना। एक्स स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। वाई स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, यानी ये हो गया 36 साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 36 कॉस स्क्वायर ए। दोनों को मैं ऐड कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 36 कॉमन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप ये सब समझ रहे हो? ठीक है, वेरी गुड। अगर आप समझ रहे होगे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, सिंपल सी बात है। 36 हमारा आंसर आया। ओके, तो स्टूडेंट्स हम तीसरा नंबर करते हैं। तो तीसरा नंबर में क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 4 sec थीटा, ओके, 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ कॉट थीटा क्या होगा? तो देखो इस केस में क्या करोगे ना, अगर 4 sec थीटा गिवन है, इसका यही हुआ ना 4 sec थीटा इक्वल टू 5। सो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, sec थीटा इक्वल टू 5/4, करेक्ट है। sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। अगर sec थीटा 5/4 है, इसका मतलब कि एक ट्राइंगल है, फॉर आवर रेफरेंस लेट्स टेक दिस वन एज थीटा। ठीक है, और ये थीटा लेने के बाद sec थीटा क्या होता है? sec थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनस बाय बेस, राइट। तो हाइपोटेनस हो गया 5, बेस हो गया 4। ये कैसे आएगा? तो आपको ये याद रख लो तो बेहतर है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अगर यहाँ 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होना चाहिए। अब जो बच्चे पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं याद कर रहे हैं, वैसे तो करना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, वो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो
दैट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट ओवर जो होगा वही होगा ना ये, तो 25 माइनस 16 दैट इज रूट 9 विच विल बी 3 ओनली। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पर कॉट थीटा क्या होता है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे कॉट थीटा का रेशियो नहीं पता, तो प्रॉब्लम वाली बात है ना, वो तुमको याद रखना होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पहले कॉट थीटा इज बी बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3। डन। अब मूव करते हैं हम फोर्थ नंबर की तरफ। Which out of the following type of straight lines will be represented by the system of equations? अब देखो यहां अगर होगा ना हमारा 3x plus 4y is equals to 5, 6x plus 8y is equals to 7। देखो बच्चे लोग दिमाग लगाते हैं। Which out of the following system of straight lines will be represented by the system of equations this and this? पहली बात, तीन चीजों को याद रखोगे। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में या तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, जब लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। ये मैं एक तरह से रिवीजन करवा रहा हूं थ्रू पीवाईक्यू, वी आर रिवाइजिंग ऑल द कांसेप्ट्स। ओके, एक होता है पैरेलल लाइंस वाला ना, जब लाइंस दोनों पैरेलल होंगे there will be no solution because they'll never intersect with each other। थर्ड केसेस जब वो कोइंसिडेंट होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, यानी एक लाइन तो है उसके ऊपर एक और लाइन है, एक लाइन तो है उसके ऊपर एक और लाइन है, ये होगा कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर हो रही है बात ना। अभी सबका अपना अपना इक्वेशन है, सबका अपना अपना प्रेजेंटेशन है। यूनिक सॉल्यूशन को हम लिखते हैं a1 by a2 is not equals to b1 by b2, ये यूनिक सॉल्यूशन है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस किसके में आता है, जब कोइंसिडेंट लाइंस हो जाते हैं, माने सबका सब सॉल्यूशन ही है। तो ये हो जाएगा a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। तुमसे पूछा जा रहा है भाई कि इसमें जो इक्वेशन है इसमें बताओ क्या ये पैरेलल होंगे, क्या ये इंटरसेक्टिंग होंगे, क्या कोइंसिडेंस होंगे, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें a1 by a2 क्या हो रहा है। a1 by a2 यानी कि 3a1 है और 6a2 है, 3 by 6। b1 by b2 क्या होता है भाई, 4 by 8। तो ये तो क्लियर पता चल रहा है ना, 3 1 जा 3 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, a1 by 2 b1 by b2 दोनों ही सेम है। पर हाँ खेला हो रहा है यहाँ पर c1 by c2, c1 by c2 तो 5 by 7 है, वो 1 by 2 नहीं है। So a1 by 2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 and that is basically case of a parallel line। तो ये होगा, क्लियर है। मैंने पूरा कंसेप्ट रिवाइज करवा दिया, इसके बाहर बोर्ड में तो नहीं आएगा। ठीक है, 5 नंबर में आते हैं। द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21। इसमें बोला है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो रेशियो है क्या होगा। तो इस सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, तुम लोग मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स तो होता है माइनस बी बाई ए। तुम बोलोगे सर हम तो ये बहुत 1 साल हो गया पढ़ते हुए। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। और अगर मैं बोलता हूँ इन दोनों का रेशियो निकालना है हमको, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाय सी बाई ए। क्लियर ना, ए कैंसिल, ये आया माइनस बी बाय सी। इस इक्वेशन में माइनस बी क्या होगा, बी का वैल्यू -6 है, तो माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ -6 बाय सी क्या होगा 21। ये हो जाएगा 6 बाय 21
जो कि हो जाएगा 3 2 जा 3 7 जा 2/7, ये हो जाएगा 2:7। ये प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड का पेपर है, समझ रहे हो। जो बच्चा एनसीईआरटी को घोल के पी गया होगा और साथ ही साथ आर डी शर्मा इस बुक का अगर तुमने लॉट्स खत्म कर लिया है, और भाई अगर हॉट्स खत्म कर लिया तब तो बहुत ही अच्छा, तो तुमको कोई क्वेश्चन तकलीफ नहीं देगा। और साथ ही साथ अगर किसी ने एग्जाम्पलर भी कर लिया है तब तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, फॉर द डेटा 2 9x + 6 2x + 3 5 10 5 मीन 7 है, वैल्यू ऑफ x क्या होगा। हम जानते हैं कि मीन जो होता है, जो x बार है, वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। मैं ऐसे नॉर्मल सिंबल में लिख देता हूँ तो क्या तुमको समझ में आएगा ना। जस्ट अ सेकंड। समीशन ओवर एफ आई एक्स आई बाय समीशन ओवर एफ आई होता है, पर यहाँ तो ग्रुप्ड डेटा नहीं दिया है ना, तो बस सिंपल एक डेटा दे दिया है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, वो भी है। इसका सम निकालते हैं, 2 + 9 + x + 6। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, हाँ वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, क्या करें, ठीक है। प्लस 2x + 3 + 5 + 10 + अगेन 5 डिवाइडेड बाय समेशन ओवर f1। कहने का मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और मीन भी 7 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 7 को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 49 इज इक्वल्स टू 2 + 9 11 11 और 6 17 17 + 3 20 20 + 5 25 25 + 10 35 35 + 10 40। सारे नंबर्स का सम आया 40 प्लस x + 2x, ये हो गया 3x। क्लियर है। 49 = 40 + 3x। मैं तो ये कह ही सकता हूँ कि 3x हो जाएगा 49 - 40 यानी कि 9, तो x हो जाएगा 3। ये आ गया हमारा वैल्यू। क्लियर। तो इस तरह से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूरा का पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस भी होगा, रिवीजन भी होगा सब। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड 1 to 40। एक बैग है जिसमें 1 से 40 तक, 1 से लेकर 40 तक सारे नंबर्स जो हैं वो written है obviously. The probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 7. What is the probability that the selected ticket has a multiple of 7? So how many numbers are multiple of 7 from 1 to 40? That will be our probability, right? सबसे पहले तो 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 35 आएगा, पर 42 आएगा ना जी। 42 नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सीड कर जा रहा है 40 से। तो कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ रहे हैं, 5 फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं आउट ऑफ 40, 1 to 40, 5 out of 40, so it will be 1/8। क्लियर, 1/8, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन बी हो गया, डन। अब देखो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये चैप्टर बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सब कंप्लीट करके जाएंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सेक्टर है, मैं सिर्फ सेक्टर बना रहा हूँ, सर्कल नहीं बना रहा हूँ। उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये लिखा है कि पेरीमीटर क्या होगा अगर एंगल बनता है 60 का। तो तुम बोलोगे सर हमको तो पता है फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर, थीटा बाय 360 इंटू 2πr, ये होगा। तो थीटा है 60 बाय 360 इंटू 2,
इंटू 22/7 इंटू आर जो है वो 21 है। पुट करेंगे तो 6 6 जा होगा, ठीक है, 2 3 जा हो गया, 7 3 जा हो गया, ये ऊपर का 3 नीचे का 3 कट गया, बचा एक 22 ओनली। तो ये 22 सेंटीमीटर ही तो आया हमारा पेरीमीटर ना। पुटिंग इन द फॉर्मूला, गेटिंग द आंसर, दैट्स ऑल, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग, नो ट्विस्ट एंड टर्न्स, नथिंग। ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle with radius 12 cm is 10 pi। आर्क का लेंथ जो है वो 10 पाई है। सेंट्रल एंगल कौन सा होगा, क्या होगा, ये डिग्री है वैसे, हाँ ये सब डिग्रीज है। तो सेंट्रल एंगल क्या होगा, कैसे निकालेंगे सेंट्रल एंगल, हम फॉर्मूला जानते हैं ना, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये दिया हुआ है कि वैल्यू 10 पाई है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो, तरीका समझ पा रहे हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये गिवन है कि वो 10 पाई है, करेक्ट है। इसलिए क्योंकि वो गिवन है तो हम उस वैल्यू को डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े। तो थीटा हमको निकालना है, पाए पाए दोनों तरफ से काट दो, थीटा क्या हो जाएगा, 10 में 360 यहां से उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 2 और आर होगा मल्टीप्लाई पर आर यहाँ पर गिवन है 12। सॉल्व करो, आंसर निकालो। 12 3 या 36 तो 30 हो गया, 2 5 जा 5 3 30, 150 डिग्री, ये आ गया एंगल। चलो आगे बढ़े, और भी क्वेश्चंस करना है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 को और 1249 को, कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड करेगा, यानी उनका HCF हमको निकालना है। पर रिमाइंडर इनमें आ रहा है 5 और 7, तो नियम के हिसाब से रिमाइंडर को माइनस कर दो तो हमको पता चलेगा क्या नंबर एग्जैक्टली आते हैं। ये हो जाएगा 276 और ये हो जाएगा 1242। अगर मैं 276 और 1242 का HCF निकालता हूं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होगे कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 12, 2 9 जा 2, सॉरी 3 2 जा 3 3 जा 23 में आके ये रुक गया। अब इसका करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 124, सॉरी मैं भी 1249 का कर रहा हूँ, 1242 का करेंगे ना। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 2 जा 3 7 जा, ठीक है, करेक्ट है। अब इसके बाद 3 6 जा 3 9 जा, ये देखो 69 में आके ये भी रुक रहा है, ठीक है, 3 2 जा 3 3, ये भी 23 में आके रुक रहा है। तो नियम से अगर आप देखो तो हाईएस्ट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन अराइज हो सकता है कि सर 23 यहाँ पर जो तुमको कॉमन दिख रहा है ना, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, 23 यहाँ पर हाईएस्ट लग रहा है, पर देखो ये क्या, ये 69 नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर भी 69 है, यहाँ पर भी 69 है। तुम बोलोगे सर उस हिसाब से तो 138 भी होना चाहिए, 138 यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यहाँ नहीं दिख रहा कहीं 138, कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता वो, ठीक है। वैसे ही 276 मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता हूँ सॉरी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम 69 को लेंगे, करेक्ट। चलो आगे बढ़े, आई होप मेरी बात तुमको समझ में आ रही होगी। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 276 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23, 1242 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। या फिर एक काम करते हैं, छोड़ो इस तरीके से, नॉर्मल तरीके से करते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन है, HCF ये कॉमन है, द ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर बोला गया वैसे,
ये भी कॉमन है, तो एक 2, एक 3, एक 23, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 23 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18, 138, यस 138 होगा बच्चे, ठीक है ना, 138 इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉट 69, मैंने बस देख के कह दिया था, क्योंकि यहाँ 138 आ रहा है, इसमें भी मल्टीपल में 130 मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 138 इसका आंसर होगा। नॉर्मल HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे पता चल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, अभी देखो एपी में टर्म्स क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, और ये जा रहा है अप टू 111, तो ये जो 111 है इसका ही तुम निकाल दो, कितने टर्म्स हैं भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, let's find out in which term it lies basically, okay, so 111 will be equal to, what is the first term of this AP, that is 3, plus we have to find n, so let's keep it like this only, okay, since we have to find n, so we can't change it, right, sorry for just a second. Okay, so 3 plus n minus 1 into d, what's the common difference, it's of 3, right, बस बहुत ही आसानी से 111 minus 3 equal to 3 into n minus 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 108 by 3 is equals to n minus 1, which is nothing but n minus 1 equal to 36, n equal to 36 plus 1, that is 37, करेक्ट, ये हो गया, बहुत ही सिंपल तरीका था। इस क्वेश्चन को करते हैं, एक कॉर्ड है सर्कल का, रेडियस 10 है और वो एंगल बना रहे हैं राइट एंगल सेंटर में, यानी 90 है, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, अगर ये ऐसा है, ठीक है, दिमाग लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री, और ये दे दिया है 90 है, क्योंकि ये 90 है तभी तो मैं कॉन्फिडेंस से ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा ना, तो ये 10 है, ये भी 10 है क्योंकि रेडियस है सर्कल के, मैं मान लेता हूँ ये एंगल 45 है और ये एंगल 45 है, वैसे मानना क्या है, ये है इसीलिए मान रहे हैं, बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो द बेस एंगल्स विल बी सेम, एक एंगल 90 है तो दोनों 90 होना चाहिए ना दोनों, और दोनों ही सेम है तो 45। अब मैं कुछ भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ साइन 45, साइन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, ये साइन 45 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर 10 है, हाइपोटेनस मुझे पता नहीं निकालना है, नाम दे देते हैं ए बी, पर साइन 45 होता है 1/√2, 10/AB, क्लियरली ए बी हो जाएगा 10√2, ठीक, 10√2 आंसर आ गया 10√2। आगे बढ़े, एलसीएम ऑफ 3 नंबर 28, 44, 132 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 28 का मैं अगर फैक्टराइजेशन लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, राइट, 44 का अगर मैं लिखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है, 132 का अगर मैं लिखता हूं तो 2 इंटू 66, यस, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 11, करेक्ट है, पर ये बोला है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखें कॉमन तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 11 है, 11 3 7, करो मल्टीप्लाई, 4 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 करेंगे तो 44 इंटू 21, अब क्या है कि यहां से तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट एमसीक्यू को अप्रोच तुम बहुत आसानी से कर सकते हो और अपना समय बचा सकते हो, 44 इंटू 21 करने पे 4 इंटू 1 तो होगा ही, ठीक है ना, 44 इंटू 21 करेंगे तो 4 इंटू 1, यूनिट प्लेस में तो 1 ही आएगा, सॉरी यूनिट प्लेस में तो 4 ही आएगा, 4 इंटू 1, इसका है ना यूनिट प्लेस में 4, ये आंसर है, काम खत्म है, चलो
इफ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम, इस तरह से तो हम ओलंपियाड और एनटीएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होंगे ना। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553, देन देयर एचसीएफ इज व्हाट? को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है बच्चे लोग बताओ? को प्राइम नंबर है अगर, तो उसका एचसीएफ क्या होता है? अरे मैं तो इतना ही जानता हूं कि कहीं भी को प्राइम नंबर हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है सुने हो? को प्राइम नंबर्स होते ही को प्राइम हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि उनका एचसीएफ 1 होता है, राइट? सो द ऑप्शन विल बी 1 इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो के का वैल्यू क्या है? भाई देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। क्लियर है ना? तो मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए को हटाओ, माइनस बी जो है वो सी के बराबर होना चाहिए। माइनस बी यहां पर क्या है? बी तो -30 है, तो माइनस बी क्या है? सिर्फ 30 है। सी क्या है? 45 के है। तो के का वैल्यू क्या होगा? के का वैल्यू होगा 30/45, जो कि डिवाइड करें 5 से तो 5 6 जा, 5 9 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 2/3। ये हो गया वैल्यू ऑफ के, बहुत ही आसानी से। In the given figure, RJ and RL are two tangents to the circle. Correct? RJ and RL are the two tangents to the circle. अगर RJL 42 है, मतलब कि ये एंगल जो गिवन है ना यहाँ पर RJL ये 42 है, देन द मेजर ऑफ JOL। देखो अगर ये 42 है, हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है हमेशा 90 होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इस पूरे एंगल को 90 होना चाहिए, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। अब 90 में से 42 हटा दो, ठीक है, 90 माइनस 42 कर दो, तो ये बन जाएगा 48। ये हो गया अगर 48, तो ये भी तो होगा 48। यही तो दिमाग लगाना है। अगर ये हो गया 48 तो ये भी होगा 48, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों रेडियस तो सेम ही होंगे। ट्राइंगल तो आइसोसेलेस है, तो बेस एंगल्स तो सेम होंगे। ये 48 है तो ये भी 48 है। अगर ये दोनों 48 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, जानते हो ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि सारे एंगल का सम 180 होता है। अगर ये दोनों ही मिलकर मेरा कितने हो जा रहे हैं? ये दोनों ही 96 हो जा रहे हैं ना। 48 प्लस 48 इज 96, करेक्ट? सो व्हाट अबाउट दिस? 180 डिग्री माइनस 96 विच इज 84 डिग्री, तो ये हमारा होगा 84 डिग्री। दिस विल बी द आंसर, करेक्ट? चलो आगे बढ़े। इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये गिवन है क्वेश्चन में कि डीई पैरेलल बीसी है और एडी 2.4 है, डीबी 4 है, एई 2 है, तो लेंथ ऑफ एसी क्या होगा? बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये होगा सर 2.4/4 इज इक्वल्स टू 2/x। एक्स ही तो पूछा है, पर वो एक्स पूछा नहीं है, वो बोला है एसी क्या होगा। तो पहले तुम एसी निकालोगे आराम से, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो एक्स क्या होगा या ईसी क्या होगा? क्रॉस, क्रॉस होगा। कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि x इक्वल टू, यहां से क्रॉस करके आसानी से तुम ये कह सकोगे कि 8/2.4 होगा। ठीक है, 8/2.4 होगा। तुम बोलोगे नहीं सर ये डेसिमल वेसिमल बहुत झमेला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डेसिमल को हटा दो। 8/24 इंटू 10, ठीक है, 8 3 जा, तो बेसिकली x क्या आ रहा है? 10/3, 10/3 आ रहा है, जो कि 3.33 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है ना, इसी का रखो, 10/3 रखो। पर हमको तो निकालना है AC, सो AC विल बी नथिंग बट 2 प्लस 10/3। यही है ना, ये तो 2 है और ये x का वैल्यू 10/3, 2 प्लस 10/3, सो इट विल बी 16/3
3, जो कि है सी ऑप्शन। ये है हमारा बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि ऑल्सो इट्स नोन एज थेल्स थ्योरम। लेट्स मूव। If vertical pole of length 7.5 meter casts a shadow, एक पोल है 7.5 मीटर का, उसका शैडो गिर रहा है ग्राउंड में, ठीक है, शैडो गिर रहा है ग्राउंड में। एट द सेम टाइम अ टावर, उसी समय में, सेम टाइम में एक टावर है, उसका शैडो गिर रहा है 24 मीटर, 24 मीटर्स। Shadow here is 5 meter, here is 24 meter. We don't know the height of tower, we have to find it. हाइट ऑफ टावर तुमको निकालना है। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एट द सेम टाइम दिया है। सेम टाइम में मतलब इंक्लिनेशन जो होगा सन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ, हाँ यस, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, ठीक है, वो हमको सेम ही आएगा क्योंकि सन तो एक ही पोजीशन में होगा ना दोनों के लिए टाइम से में। तो ये एंगल थीटा जो है यहाँ भी सेम एंगल थीटा है, करेक्ट है। तो ये थीटा निकाल लो भाई पहले, यहां से आसान हो जाएगा तुमको। tan थीटा is perpendicular by base, okay, tan theta is perpendicular by base। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी इसको मिटाते हैं, या ये कर सकते हैं हम, क्यों इतना माथापच्ची करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में चले जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में क्यों जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि इनका एंगल सेम है। एक एंगल तो सेम है थीटा, मैंने ये कहा क्योंकि टाइम सेम है, तो इंक्लिनेशन एंगल जो है वो सेम, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम कहते हैं, मैं इंक्लिनेशन कह रहा था अभी वो सेम होगा। दूसरा ये 90 है। अगर दो एंगल सेम है तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी 7.5 बाय 5 जो होगा वो h/24 भी वही होगा, ठीक है। अगर 7.5 से मैं कट करता हूं तो 5 1 जा 5 5 जा 1.5 में कट होता है, तो 15 5 जा 75 होगा ना, करेक्ट है। तो 24 भी तो उसका 1.5 ही होना चाहिए, 24 का 1.5 टाइम्स ही तो उसका हाइट होना चाहिए ना यहाँ पर टावर का। तो 24 का 1.5 क्या होगा, बच्चे इसको बोलते हैं सर ये तो वैदिक मैथ्स, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे वैदिक मैथ्स में आएगा, कुछ नहीं है, नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो, दिमाग को खोलने की जरूरत है बस। मैथ 24 को 1 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई तो 24 तो आएगा, फिर 24 का आधा भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि 1.5 है, 24 का आधा 12 है, 24 में 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो ये आया। तुम बोलोगे नहीं सर मैं डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस ओलंपियाड एग्जाम्स के जो बच्चे थोड़ा सा मैथ को सीरियसली लेते हुए आगे अच्छा कैलकुलेट करना चाहते हैं, फास्टर करना चाहते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके, एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है ये। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि DC पैरेलल AB है, छोटा सा बनाते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि DC पैरेलल AB है, करेक्ट है। E and F are points on AD and BC such that EF parallel to AB, correct, then AE by ED will be equals to BF by FC। हाँ ये तो करेक्ट है क्योंकि हम यहाँ पर बीच में एक डायगोनल दे देंगे तो यहाँ पर हम वो कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स गिवन दैट EF, let me name it O, so EO is parallel to AB, if it is parallel then sides are proportional, okay। so मैं ये कह सकूंगा कि
AE by ED will be equal to BO by OD, and BO by OD will be equal to BF by FC. So this one is correct. Any line parallel to parallel sides of a trapezium divides the non-parallel sides proportionally. Correct? Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. ये सही है. ठीक है, चलो आगे बढ़े. डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. एक जीरो पॉलिनोमियल लिखते हैं. जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल यहां पर है जीरो. ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड क्योंकि यहां पर जीरो है. आई कांट से दैट 0 to the power 1, क्योंकि जो भी लिखोगे वो तो जीरो ही होगा. और डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लेते हैं 7 है, इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा. ओके, सो डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. क्या ये सही है? वी नो दैट एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. मान लेते हैं एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है यहां पर ओनली 7. तो ये मैं लिख सकता हूं एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. x टू द पावर 0 इज 1. ये है ना यहां पर, अगर कुछ नहीं है तो ये तो सही है. assertion is not correct. डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. एक तरह से हम कह भी सकते हैं कि हाँ करेक्ट है, बिकॉज अगर वो जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री को तो हम बता नहीं सकते ना. करेक्ट है. सो assertion and reason both are correct, but reason is not correct explanation of assertion. Okay, done. चलो. If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle, एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दो टेंजेंट inclined at an angle of 60 degree. There are two tangents who are inclined to each other at an angle of 60 degree. ये हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आ चुके हैं. ठीक है. Are drawn to a circle of radius 3 सेंटीमीटर. इनको ऐसे ज्वाइन कर दो. करेक्ट है. देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट. नाम दे देते हैं ओ ए बी सी. हमको टेंजेंट का लेंथ निकालना है. देखो ये एंगल तो 90 होगा, रेडियस नहीं दिया, टोटल 60 है, यानी हाफ एंगल 30 होगा. करेक्ट है, पता है. हाँ, रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है ना. सो रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, एंगल इज 30 and this is 90 degree given here. Then find the length of each tangent. How can we find length of each tangent? तुम यहां पर चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो. क्यों क्यों मैं कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो? क्योंकि तुमको बाकी दोनों के लेंथ तो पता नहीं ना. दैट्स व्हाई. तो मुझे अगर टेंजेंट का लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा? अगर ये 30 है तो परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके, tan 30, ध्यान से समझना क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये tan 30 है, तुम किस अप्रोच से देख रहे हो. ठीक है ना, तुम किस अप्रोच से देख रहे हो. इस एंगल को देखोगे तो इसका परपेंडिकुलर है ओ ए बाय बेस है ए बी. tan 30 इज 1 बाय रूट 3, ओ ए इज 3, ए बी नहीं पता, निकालना है. तो ए बी विल बी वॉट 3 रूट 3. ए बी आ गया 3 रूट 3. एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम the tangents length of the tangents will be same. दूसरा क्वेश्चन. और prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. एक सर्कल है, टेंजेंट्स अगर मैं ड्रॉ करता हूं एट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल. तो प्रूफ देखो कितना आसान है. एक टेंजेंट है और ये सर्कल ओ है, ये पॉइंट है जहां कट कर रहे हैं ओ ए बी
मैं नाम ऐसे दे दे रहा हूँ CD EF. Angle in between a radius and tangent is always 90. This angle will be 90 according to theorem. This angle will be 90 according to theorem. Since angle on the same side of the transversal is 180, so the two lines are parallel. ये आप खुद करोगे, मैं आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है. क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये इसी साइड में ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स हैं, ठीक है, उनका सम 180 है, वो सप्लीमेंट्री है. और कहीं भी एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस आर पैरेलल, दैट्स ऑल. ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया होगा बात. अब इसको इवेलुएट कर लेते हैं. 2 tan 30 डिग्री into sec 60 डिग्री, समझ में आ रहा है. चलो भाई, into tan 45 डिग्री बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. हम जानते हैं tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है. sec 60 जो होता है वो √2 होता है. tan 45 1 होता है. 1 माइनस साइन 60 √3/2 होता है. पर क्योंकि ये स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4. क्लियर है, समझ में आ रहा है. मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन डाउट कुछ होना चाहिए. आई थिंक sec 60 इज, जस्ट अ सेकंड, हमारा cos 60 क्या होता है, 1/2. तो sec 60 ओनली 2 होगा बच्चे. करेक्ट है. चलो, तो यहां पर कैसे सॉल्व होगा, 2 इंटू 2, ये हो गया ऊपर वाला 4/√3. नीचे क्या होगा, 4 माइनस, एलसीएम निकालेंगे, 4 माइनस 3 दैट इज 1/4. So it's 4/√3 into 4/1 that is 16/√3. ये आएगा हमारा आंसर. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. ये पॉलिनोमियल है. अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a. -b होगा 6, a होगा 5. अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, ये हो जाएगा 1/5. डन. दोनों को ऐड ही तो करना है ना, अल्फा प्लस अल्फा बीटा ऐड ही तो करना है. तो ये हो जाएगा 6/5 प्लस 1/5, 7/5. करेक्ट है. चलो, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. तो क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है A, एक है B, और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं. सॉरी, ये 3 है और -8 है, नॉट -3. ओके, और ये पॉइंट है, मान लेते हैं P, जो कि इनको डिवाइड कर रहा है. एंड इन विच रेशियो, ये हम निकालेंगे. दैट रेशियो इज k:1. आप कह सकते हो, कर सकते हो आप के उसको, नो प्रॉब्लम. तो रूल क्या कहता है, -4 इज इक्वल्स टू mx2 प्लस mx1, याद है ना. तो k x2 यानी हो गया इंटू 3 प्लस nx1 -6 बाय m प्लस n यानी k+1. करेक्ट. तो ये क्या बनेगा, -4 इज इक्वल्स टू 3k -6 बाय k+1. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूँ जिससे कि आपके पास जगह हो जाएगा करने को, राइट. मैंने मेरे पास जगह होगा, ठीक है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर k को इधर ले आते हैं, -4k
-4 इज इक्वल्स टू 3k - 6। तो ये क्या हो जाएगा, -4 के -3 के -7k इज इक्वल्स टू -6 + 4 दैट इज -2, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू 2/7। सो k हो गया 2/7 दैट इज 2:7 विल बी अवर आंसर। k ही अगर 2/7 हो गया सो द आंसर विल बी 2:7, राइट? करेक्ट, डन, very good. A cartoon consists of 60 shorts of which 48 are good, 8 have major defects. देखो 60 में से 48 ही गुड है, बाकी 8 में तो मेजर डिफेक्ट है, और 4 हैव माइनर डिफेक्ट्स। निगम एक ट्रेडर है, विल एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड बट अनमोल। अब निगम को क्या चाहिए, निगम को चाहिए वो शर्ट वही लेगा जो गुड है, 48 ही तो गुड है। अनमोल को क्या चाहिए, अनमोल को चाहिए मेजर डिफेक्ट वालों को ही मैं रिजेक्ट करूंगा, बाकी सबको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो 4 के पास माइनर डिफेक्ट है वो एक्सेप्ट कर लेगा, और 48 48 तो गुड है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 8 के पास मेजर डिफेक्ट्स है तो 8 को हटा दो 60 में से, बचा 52। अनमोल ये 52 एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, डन। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू अनमोल। अनमोल कब कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा ये हम कैसे जानेंगे भाई, अनमोल का फेवरेबल कंडीशन तो 52 आ रहे हैं आउट ऑफ 60, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट्स ऑल, 52/60, डन। सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 52 है तो ये हो जाएगा 26/30, फिर हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा ये, हो जाएगा 13/15, ठीक है। तो 13/15 आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक हम करेंगे आज, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और या फिर और दूसरे साल का हम 2023 का प्रैक्टिस करेंगे, पहले PYQs खत्म करने के बाद हम सैम्पल पेपर की तरफ बढ़े, डन, वेरी गुड। Thanks for watching. Bye bye. Take care of yourself and study hard for your exam.